हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत का चैप्टर नंबर 1 क्या कब कहाँ और कैसे का डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक कथन। क्या कब कहाँ और कैसे। इसका पहला हेडिंग है हमारा लोग कहाँ रहते थे। इसका पहला पॉइंट है कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग कहाँ रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। दूसरा हेडिंग है यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक तथा शिकारी थे। क्या थे? कुशल संग्राहक और शिकारी थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक और शिकारी थे। हमारा तीसरा हेडिंग है लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच गेहूं और जौ फसल को उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालतू बनाया। लगभग कितना? 8000 वर्ष पूर्व में सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है के बीच गेहूं और जौ फसल को उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालतू पशु बनाया। क्या बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि को पालतू पशु बनाया। सबसे पहले गेहूं और जौ को फसल कितने ईसा पूर्व उगाया गया? 8000 ईसा पूर्व। हमारा चौथा हेडिंग है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। भारत में कब कृषि का विकास हुआ? उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी मेघालय और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी मध्य प्रदेश के बीच कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ? गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी के बीच कृषि का विकास हुआ। हमारा पांचवा हेडिंग है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। लगभग कितना? 4700 वर्ष पूर्व। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा छठा पॉइंट है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि गंगा नदी के किनारे नगरों का विकास सिंधु नदी के बाद हुआ। हमारा सातवां हेडिंग है गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। क्या थे? गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा नदी स्थित है? सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध को वर्तमान में बिहार कहा जाता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि उसका प्राचीन नाम पटना आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। के शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध के शासक क्या थे? बहुत शक्तिशाली थे। हमारा दूसरा हेडिंग है अतीत के बारे में कैसे जाने। पहला पॉइंट अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक स्रोत आदि से। अतीत की जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक आदि स्रोतों से अतीत की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दूसरा हेडिंग है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द जिसका अर्थ हाथ से निकला है। क्या है? अंग्रेजी में पांडुलिपि शब्द का अर्थ होता है मेन्यू स्क्रिप्ट, जो लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। हमारा तीसरा पॉइंट है पांडुलिपि ताड़ पत्रों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाए जाते थे। क्या थे? पांडुलिपि किससे बनाए जाते थे? ताड़ पत्रों और बुर्ज नामक पेड़ की छाल हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। इससे विशेष तरह से बनाए जाते हैं। इसकी छाल को विशेष तरह से बनाए जाते थे और इसी पर पांडुलिपि लिखे जाते थे। हमारा चौथा हेडिंग है पांडुलिपि मंदिर और विहारों से आज भी प्राप्त होते हैं। पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त होते हैं? पांडुलिपि मंदिरों और विहारों। मंदिर हिंदू धर्म का और विहार बौद्ध धर्म का केंद्र है, इससे प्राप्त होते हैं। हमारा पांचवा हेडिंग है पांडुलिपि संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में है। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। पांडुलिपि किस भाषा में? पांडुलिपि संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में है। और प्राकृत इसमें साधारण भाषा लोग प्रयोग करते थे और संस्कृत और तमिल विद्वान लोग प्रयोग करते थे। हमारा छठा हेडिंग है अभिलेख क्या है? ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वह अभिलेख कहलाते हैं। क्या है अभिलेख? क्या है अभिलेख? ऐसे पत्थर अथवा धातु की कठोर सतह अभिलेख पत्थर और धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उसे अभिलेख कहा जाता है।
प्राचीन काल के अभिलेख आज भी प्राप्त होते हैं। हमारा 7वां हेडिंग है लेख अभिलेखों में राजाओं, रानियां व अन्य लोगों के आदेश, कार्य, विवरण, विषय आदि का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों से क्या क्या मिलता है? राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य और विषयों आदि का उल्लेख मिलता है। हमारा 8वां हेडिंग है पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वह वैज्ञानिक या शोधकर्ता होते हैं जो पुरानी वस्तुओं, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों, इमारत, सिक्कों और शिलालेखों का अध्ययन करके अतीत की मानव संस्कृतियों, सभ्यताओं और जीवन शैली का पता लगाते हैं। पुरातत्वविद कौन है? पुरातत्वविद वह वैज्ञानिक या शोधकर्ता होते हैं जो पुरानी वस्तुओं, उत्खनन से प्राप्त अवशेषों, इमारत, सिक्कों और शिलालेखों का अध्ययन करके अतीत की मानव संस्कृतियों, सभ्यताओं और जीवन शैली का पता लगाते हैं। पुरातत्वविद कौन है? जो वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं जो पुरानी वस्तुओं, जैसे खुदाई में प्राप्त वस्तुओं से उसकी जानकारी प्राप्त करते थे कि लोग आगे कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे तथा उनकी सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ, वे पुरातत्वविद कहलाते हैं। हमारा 9वां हेडिंग है इतिहासकार। इतिहासकार कौन है? इतिहासकार कौन है? वह वैज्ञानिक या विद्वान होते हैं जो अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और मानव अनुभव का अध्ययन, शोध, विश्लेषण और लेखन करते हैं। इतिहासकार कौन है? वह विशेषज्ञ या विद्वान होते हैं जो अतीत की घटनाओं, संस्कृतियों और मानव अनुभव का अध्ययन और शोध और विश्लेषण का कार्य करते हुए इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहासकार का काम क्या है? घटनाओं, संस्कृतियों और मानव अनुभव का अध्ययन कर, शोध कर, विश्लेषण कर उसका लेखन करने का कार्य इतिहासकार का है। हमारा तीसरा हेडिंग है तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना कब की जाती है? वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाएगी तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की सभी तिथियां ईसा के बाद कहलाएगी। हमारा दूसरा हेडिंग है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। ईसा मसीह के जन्म की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब हम इसी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पहला सवाल है हमारा, आरंभिक लोग लाखों वर्ष पहले भारत में कहाँ रहते थे? ए गंगा नदी के तट पर, बी सिंधु नदी के तट पर, सी नर्मदा नदी के तट पर या डी यमुना नदी के तट पर। हमारा पहला का सही आंसर होगा सी नर्मदा नदी के तट पर। आरंभिक लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, आरंभिक लोग निम्न में से कौन थे? ए संग्राहक, बी शिकारी, सी चरवाहा या डी संग्राहक और शिकारी दोनों। हमारा दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा डी संग्राहक और शिकारी दोनों। आरंभिक लोग संग्राहक और शिकारी दोनों थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कौन सी फसल उपजाना आरंभ किया? ए गेहूं और जौ, बी चावल और मक्का, सी सरसों और सब्जी या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा ए गेहूं और जौ। लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया। हमारा चौथा प्रश्न है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? ए हाथी और घोड़ा, बी भेड़ और बकरी, सी शेर और तेंदुआ या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा बी भेड़ और बकरी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोगों ने सबसे पहले भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। हमारा पांचवा प्रश्न है, उत्तर पूर्व में स्थित गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बीच किसका विकास हुआ? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बीच किसका विकास हुआ? ए नगर का, बी गांव का, सी कृषि का या डी राज्य का। पांचवा का हमारा सही आंसर होगा सी कृषि का। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के बीच कृषि का विकास हुआ। हमारा छठा प्रश्न है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास कब हुआ? ए 3500 वर्ष पूर्व, बी 4700 वर्ष पूर्व, सी 5000 वर्ष पूर्व या डी 2000 वर्ष पूर्व। हमारा छठा का प्रश्न का सही आंसर होगा डी 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। हमारा सातवां प्रश्न है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? ए 2500 वर्ष पूर्व, बी 2100 वर्ष पूर्व, सी 2000 वर्ष पूर्व या डी 2200 वर्ष पूर्व। हमारा सातवां प्रश्न का सही आंसर होगा ए 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। हमारा आठवां प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण में कौन सा शक्तिशाली राज्य स्थित था? ए कौशल, बी कंबोज, सी काशी या डी मगध। हमारा आठवां प्रश्न का सही आंसर होगा डी मगध। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण में मगध राज्य स्थित था। हमारा नौवां प्रश्न है, किन विदेशियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कहा? ए ईरानी, बी यूनानी, सी अफगानी या डी ईरानी और यूनानी दोनों।
हमारा 9वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी, ईरानी और यूनानी दोनों। ईरानी और यूनानियों ने सबसे पहले भारत को लिया कहा। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के उत्तर में रहने वाले किस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ये चालुक्य, बी भारत, सी मौर्य या डी चंद्र या गुप्त। हमारा 10वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी भारत। भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले भारत समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमारा 11वां प्रश्न है, अतीत की जानकारी के कौन से स्रोत हैं? ये पांडुलिपि, बी अभिलेख या सी पुरातात्विक स्रोत या डी इनमें से सभी। हमारा 11वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। अतीत की जानकारी के निम्न स्रोत है पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक, ये सभी स्रोत है। हमारा 12वां प्रश्न है, पांडुलिपि का क्या अर्थ है? पांडुलिपि का क्या अर्थ है? ए हाथ से लिखा हुआ, बी मुंह से बोला हुआ, सी पुस्तक या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 12वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए हाथ से लिखा हुआ। अंग्रेजी में पांडुलिपि का अर्थ है ए हाथ से लिखा हुआ। हमारा 13वां प्रश्न है, पांडुलिपि किसमें लिखी जाती थी? पांडुलिपि किसमें लिखी जाती थी? यह ताड़पत्र में, बी बुर्ज की छाल में, सी कागज में या डी ताड़पत्र और बुर्ज दोनों में। हमारा 13वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी ताड़पत्र और बुर्ज दोनों में। पांडुलिपि ताड़पत्र और बुर्ज की छाल दोनों में लिखी जाती थी। हमारा 14वां प्रश्न है, प्राचीन पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? प्राचीन पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये मंदिर, बी पुस्तकालय, सी विहार या डी मंदिर और विहार दोनों। हमारा 14वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी मंदिर और विहार दोनों। प्राचीन काल में प्राचीन पांडुलिपियाँ मंदिर और विहार से प्राप्त होती थी। हमारा 15वां प्रश्न है, पांडुलिपियों में क्या लिखा मिलता है? पांडुलिपि में क्या लिखा मिलता है? ए धार्मिक मान्यता, बी औषधि की जानकारी या सी विज्ञान की जानकारी या डी इनमें से सभी। हमारा 15वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, औषधि की जानकारी और विज्ञान की जानकारी मिलती है। हमारा 16वां प्रश्न है, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु के कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे क्या कहलाते हैं? ए अभिलेख, बी स्मारक, सी सिक्का या डी मोहर। हमारा 16 प्रश्न का सही आंसर होगा ए अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातुओं के कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो पुस्तक लिखते हैं, जो शासन करते हैं। ए जो पुस्तक लिखते हैं, बी जो शासन करते हैं, सी जो कर लेते हैं या डी जो इमारत, सिक्कों, अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। हमारा 17वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी जो इमारत, सिक्का, अभिलेख का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद उसे कहते हैं जो इमारत, सिक्कों और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार किसे कहते हैं? जो ए जो शासन करते हैं, बी जो साहित्य लिखते हैं, सी जो राजा है या डी जो मानव सभ्यता का विश्लेषण और लेखन करते हैं। हमारा 18वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी जो मानव सभ्यता का विश्लेषण और लेखन करते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो मानव सभ्यता का विश्लेषण और लेखन करते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, वर्ष की गणना कब से शुरू हुई? ए चंद्रगुप्त के जन्म से, बी ईसा मसीह के जन्म से, सी कनिष्क के जन्म से या डी इनमें से सभी। हमारा 19वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म से वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। हमारा 20वां प्रश्न है, अशोक का कांधार अभिलेख किस लिपि में लिखा है? अशोक का कांधार अभिलेख किस लिपि में लिखा है? ए यूनानी और ब्राह्मी लिपि में, बी आरामाइक और तमिल लिपि में, सी यूनानी और आरामाइक लिपि में या डी देवनागरी और तमिल लिपि में। हमारा 20वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी यूनानी और आरामाइक लिपि में। अशोक का कांधार अभिलेख यूनानी और आरामाइक लिपि में लिखा है।